नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? मैं आपका सी एस अक्षय। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि अपने सेशंस जो है वो डेली बेसिस पे अपलोड हो जाएंगे। तो आज अपन बात करने वाले सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर की, जो 5 मार्क के लिए आता है एंड लास्ट ईयर के एग्ज़ाम में भी आ चुका है। जून 2025 का आप पेपर देखिए, उसमें क्वेश्चन भी आया है 5 मार्क के लिए, बहुत ईजी क्वेश्चन आया है। तो ये ऐसा चैप्टर जो आपको 5 मार्क कन्फर्म देगा। इसके पहले अपन ने एक चैप्टर किया ऑलरेडी, वो एक बार पढ़ लेना आप लोग। अगर वो चैप्टर का नहीं पता आपको तो एक बार देख लेना, मैंने यूट्यूब पे कल ही अपलोड कर दिया है। वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो आपको 10 मार्क्स से ज़्यादा मार्क दे सकता है, तो उसको पहले ख़त्म कर दीजिए। एंड लास्ट में अपन एफ डी आई करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट, और दूसरी चीज़ आप मेरे से क्यों पढ़ना चाहते हो, बिकॉज मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं सी एस प्लस एम बी ए फाइनेंस होने के बावजूद ये ई सी आई पी सब्जेक्ट को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता हूँ। क्योंकि इसमें कुछ फाइनेंशियल टर्म्स भी होते हैं, कोई लॉ टर्म्स भी होते हैं, तो उसमें एक्सप्लेन करना बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट जानेंगे नोट्स के बारे में। अब ये नोट्स मैंने बहुत सिंपल फॉर्म में बनाई, चार्ट फॉर्म में बनाई, ताकि आपको एक एक पॉइंट्स को याद रहने के लिए, बिकॉज 3 घंटे के अंदर आपके 300-400 पेजेस को नोट्स को कन्वर्ट करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। तो वो टास्क मैंने आपका कम किया है। तो सबसे पहले फर्स्ट जाने की रियल इस्टेट रेगुलेशन एक्ट 2016 को पास किया गया था। अब ये बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पर लिखा है कि इंट्रोडक्शन के में क्या लिखा है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, बट द एक्ट वाज नॉट एबल टू ग्रांट एन एडवोकेट प्रोटेक्शन टू द कंज्यूमर ऑफ रियल एस्टेट एंड कंसिडरिंग द ट्रिमेंडियस ग्रोथ। इसका मतलब ये है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो था 1986, उसमें ज़्यादा स्कोप नहीं था इसको। एंड रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट में बहुत दिक्कतें होती थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कोई फ्लैट बनाया, या फॉर एग्जाम्पल आपने कोई बिल्डिंग बनाया, कंस्ट्रक्शन किया, तो उसका पोजीशन टाइम पे नहीं मिलता था। उसकी जो बिल्डिंग का जो पोजीशन मिलने के बाद कहीं से पानी आना, कहीं लीक हो जाना, जो फ्लैट का साइज़ वो कम होना, पार्किंग फैसिलिटी नहीं देना, तो बहुत सारे इश्यूज़ होते थे। तो उसके लिए बहुत टाइम तक आपके जो केसेस है वो कोर्ट में पेंडिंग होने थे। तो इसकी वजह से ना बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था एंड बहुत कॉस्ट, मतलब एक्सपेंसिव ये प्रोसेस था। तो इसको कम करने के लिए बेसिकली इन्होंने रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट को डेवलप किया, मतलब इंट्रोड्यूस किया 2016 में। तो याद रखना, सबसे पहले फर्स्ट आप क्या लिखोगे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इज नॉट सफिशिएंट टू गिव द प्रोटेक्शन टू द कंज्यूमर। देन सेकंड क्या बोलेगा आप, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका। अभी इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है बच्चों की, अकाउंटेबिलिटी ऑफ द प्रोमोटर्स। प्रोमोटर्स मतलब जो बिल्ड करते हैं, मतलब जो बिल्डर, मतलब जो कंस्ट्रक्शन करते हैं, जो बिल्डर्स होते हैं ना, उसे कहेंगे अपन प्रोमोटर्स। तो ये जो प्रोमोटर्स होता है बेसिकली ये क्या करता है, फ्लैट अलॉट करता है, और जिसको फ्लैट अलॉट करता है उसे कहते हैं अलॉटी। जिसको फ्लैट दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, अलॉटी कहा जाता है। तो याद रखना बच्चों कि आप जो फ्लैट बनाते हो, जो सामने वाले पार्टी को देते हो, तो उसे अलॉटी कहा जाता है। एंड ये जो बनाता है फ्लैट बेसिकली ये कौन होता है, प्रमोटर। इसे बिल्डर भी कहा जाता है, बट लॉ के टर्म्स से प्रमोटर कहते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए प्रोमोटर्स की। एंड सेकंड यहाँ पे किसकी तरफ अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, अलॉटी की तरफ। सेकंड पॉइंट ये कहता है कि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना है। ट्रांसपेरेंसी मतलब अगर आपके जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का जो प्लान है उसमें कुछ भी चेंजेस करना है तो वो आपको ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपका 420 स्क्वायर फुट है एंड मैंने देते समय आपको 400 स्क्वायर फुट दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आपने वादे किए थे वो वैसे हिसाब से आपका होना चाहिए। थर्ड बोलता है कि इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोफेशनलिज्म। प्रोफेशनलिज्म मतलब क्या होता है कि बेसिकली आप अगर आप सब स्टैंडर्ड्स को, लॉ को अगर फॉलो करोगे तो ऑटोमेटिकली प्रोफेशनलिज्म मेंटेन होगा। नहीं तो पहले के टाइम पे क्या होता था, जैसे आपने बोला ना वो कहीं लिखा नहीं होता था, एंड उसको प्रोफेशनलिज्म नहीं कहते। प्रोफेशनलिज्म का मतलब क्या होता है कि आपने टर्म्स एंड कंडीशंस को प्रॉपर एक्सप्लेन किया, सिस्टमैटिक मेंशन किया, उसी हिसाब से आपका कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। नेक्स्ट होता है प्रमोट सिमेंट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन बिटवीन द प्रोमोटर्स एंड ऑलरेडी। अब सिमेंट्री मतलब दोनों की इन्फॉर्मेशन सेम होनी चाहिए, मतलब प्रोमोटर जो इन्फॉर्मेशन देना चाहता है एंड अलर्टी के बाद जो इन्फॉर्मेशन है दोनों सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई प्रोमोटर कहेगा कि मैं आपको 400 स्क्वायर फुट फ्लैट देना चाहता है ना, अलर्टी के दिमाग में ये है कि 450 स्क्वायर फीट का फ्लैट मिलने वाला है। तो इन दोनों के बीच में जो इन्फॉर्मेशन होना चाहिए वो सिमेंट्री होना चाहिए, मतलब सेम होना चाहिए। इसमें कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, डेविएशंस नहीं होने चाहिए इन्फॉर्मेशन में। नेक्स्ट, एन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट को एन्फोर्स करने के लिए भी ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट होता है फास्ट ट्रैक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस। क्योंकि आपको पता है ना, बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के टाइम में लोग बहुत मेहनत करते हैं, इतना मेहनत करने का इतना पैसा कमाते हैं एंड फ्लैट ही लेते हैं या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो उसमें अगर कोई फॉल्ट करता है तो उस केस में आपको जो डिस्प्यूट है वो फास्ट होना चाहिए। बिकॉज उसमें कोर्ट में देखा जाए तो जो हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, नॉर्मल कोर्ट होता है, इट टेक्स अराउंड 25 ईयर्स 30 ईयर्स टाइम लगता है। तो ये अवॉइड करने के लिए बेसिकली अपन ने क्या डिसाइड किया है कि ये जो रियल इस्टेट रेगुलेशन एक्ट है ये बहुत फास्ट, मतलब स्पीडी प्रोसेस है। एंड यहाँ पे गवर्नेंस भी बहुत अच्छा है। गवर्नेंस मतलब टाइम टू टाइम आपको अपडेट करना पड़ता है, टाइम टू टाइम आपको रिपोर्ट फाइल करने पड़ते हैं, मंथली रिपोर्ट होते हैं, क्वार्टरली रिपोर्ट होते हैं, परमिशन लेना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें। तो इसकी वजह से ना कंट्रोल आ चुका है। पहले के टाइम पे क्या होता था, बिल्डर क्या बोलता था कि मैं आपको 2 साल में फ्लैट दूंगा, बट अगर इन केस 2 साल में फ्लैट नहीं हुआ तो पहले के टाइम पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। बट अभी के केस में रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर बिल्डर आपका 2 महीने के अंदर आपको फ्लैट नहीं देगा
तो अगेन बिल्डर को यहाँ पे परमिशन लेना पड़ता है। तो बहुत सारा कंप्लेंट्स आ चुका है यहाँ पे। तो एग्जाम में कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट, क्यों क्यों पास करना पड़ा ये एक्ट। तो सबसे पहले फर्स्ट क्या बताओगे आप कि एज पर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इट इज़ नॉट सफिशिएंट टू गिव द प्रोटेक्शन टू द कंज्यूमर इन केस ऑफ रियल एस्टेट, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या लिखोगे, टू मेंटेन द ट्रांसपेरेंसी। थर्ड, जो प्रोमोटर वो होना चाहिए अकाउंटेबल होना चाहिए, किसके लिए, अलर्टी के लिए। और एग्जाम में ऐसे वर्ड्स आने चाहिए, प्रोमोटर शुड बी अकाउंटेबल टू द अलर्टी, अलर्टी ऐसे वर्ड आने चाहिए ताकि आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिले। देन जो प्रोमोटर के पास इन्फॉर्मेशन एंड जो अलर्टी के पास इन्फॉर्मेशन दोनों सेम होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करना चाहिए, फास्ट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस होना चाहिए एंड गुड गवर्नेंस होना चाहिए। तो मुझे बताइए अगर एग्जाम में 5 मार्क के लिए भी क्वेश्चन आया तो कितना ईजी आंसर लिखना। तो ऐसे पॉइंट्स रेडी होने चाहिए आपके पास। बच्चों को ना सोचने के लिए टाइम लगता है एग्जाम में कि ऑब्जेक्टिव आगे मैं क्या लिखूँ, ऑब्जेक्टिव कुछ भी लिखते फलाना ढिमका, वैसा मत लिखे बच्चे, टू द पॉइंट्स लिखे। प्रमोटर्स, अलर्टी, टाइम, ट्रांसपेरेंसी ऐसे वर्ड्स को ना अंडरलाइन कीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे किया है। अगर मैं इसकी नोट्स बनाता तो कैसे करता, सबसे पहले फर्स्ट अकाउंटेबिलिटी। तो आपको क्या करना है एग्जाम में जाके, अकाउंटेबिलिटी ऑफ प्रमोटर्स टू द अलर्टी, स्टेटमेंट बनाना है। तो स्टेटमेंट बनाना बहुत ईजी है, तो इसलिए पॉइंट्स रेडी होने चाहिए। पहला पॉइंट क्या, अकाउंटेबिलिटी। सेकंड, ट्रांसपेरेंसी। तीसरा पॉइंट क्या, प्रोफेशनलिज्म। फोर्थ पॉइंट क्या, इन्फॉर्मेशन। फिफ्थ पॉइंट क्या, डिस्प्यूट। सिक्स पॉइंट क्या है, गुड गवर्नेंस। खत्म, 6 पॉइंट्स रेडी आपके ऑब्जेक्टिव के। अब बात करेंगे नेक्स्ट बच्चों, साइलेंट फीचर्स ऑफ रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट। अब इसके मेन फीचर्स क्या है, इसमें क्या क्या चेंजेस हुआ, इसके नए फीचर्स क्या है। तो सबसे पहले फर्स्ट, ये डेवलपमेंट एंड रेगुलेट करता है, एक्सपांशन भी किया जाता है। यहाँ पे जो रेट्स से प्लॉट्स के वो डिसाइड किए जाएंगे, अपार्टमेंट बिल्डिंग्स जो प्रोजेक्ट है उसको फाइनलाइज किया जाएगा फेयर मैनर्स की तरफ, एड्रेस किया जाएगा जो भी कंज्यूमर की प्रॉब्लम्स है, इश्यूज़ है उसको एड्रेस किया जाएगा। एंड अगर एस्टेब्लिश किया जाएगा एपेलेट ट्रिब्यूनल, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपका डिसीजन नहीं एक्सेप्ट किया कोर्ट ने तो आप कहाँ जा सकते हो, एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास भी जा सकते हो। स्टेट लेवल अथॉरिटी बनाया जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूँ तो महाराष्ट्र में क्या कहते हैं, इसे महारेगा कहते हैं। महारेगा का मतलब क्या होता है, अभी महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट। तो जैसे तमिलनाडु में जाओगे तो तमिल जो भी होता है उनके हिसाब से स्टेट वाइज इन्होंने बना दिया ताकि ये ईजी होने के लिए, क्योंकि स्टेट वाइज ना आपकी जो रेट है, जो प्राइस है वो डिफरेंट होती है, इसकी वजह से आप स्टेट वाइज अलग बना सकते हो। एंड जो आपके प्रोजेक्ट्स है इसके अंदर कंपलसरी आपको रजिस्टर करने पड़ेंगे, मतलब कितने टाइम के अंदर आप प्रोजेक्ट कंप्लीट करना चाहते हो, आपका टाइम लिमिट, आपका प्लान होना चाहिए कि कितना कितना बिल्डिंग्स है, कितने फ्लैट्स है, कितने आप देने वाले, कितने में पैसे देने वाले हो। एक सेपरेट बैंक अकाउंट मेंटेन करना चाहिए, जो प्रोजेक्ट आप करना चाहते हो उसके लिए सेपरेट बैंक अकाउंट मेंटेन करना चाहिए, याद रखना। एंड दूसरा, जो सी ए में हो सकता है, एडवोकेट हो सकता है, वो रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट के अंडर आ सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ चेंजेस क्या हुआ है। देखिए पहले के ज़माने में क्या होता था बच्चों, अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई एक फ्लैट लिया एंड उस फ्लैट में अगर कोई इशू हुआ तो आप जनरली कहाँ पे जाते थे, कोर्ट में उसके अगेंस्ट केस फाइल कर देते। तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था। तो अभी के ज़माने में क्या हुआ है कि अगर इन केस फॉर एग्जाम्पल आपका कोई मैटर है एंड उसमें आपको लगता है कि जो फ्लैट आपने लिया उसमें कोई फॉल्ट है या फॉर एग्जाम्पल कोई इश्यूज़ है, तो आप क्या कीजिए, किसके पास जाइए, आप जाइए महारेगा के पास, अगर आप महाराष्ट्र में हो तो महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट। अगर ये आपका नहीं सुनता है तो फिर किसके पास जाओगे, रियल एस्टेट रेगुलेशन एपेलेट ट्रिब्यूनल। तो आप इसके बाद जा सकते हो एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास। एंड इन्होंने भी नहीं सुना तो लास्ट में क्या, सुप्रीम कोर्ट। तो ये जो चेंजेस किए इन्होंने, ये क्यों किए, बिकॉज फास्ट डिजोल्यूशन चाहते हैं, ये फास्ट डिजोल्व करना चाहते हैं मैटर्स को, केसेस को। तो ये चेंजेस किए गए। तो आज के केस में क्या हुआ है ना, अगर किसी भी बिल्डर को कोई कंस्ट्रक्शन करना है तो उसको पहले अपना प्लान देना पड़ेगा, यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा इस वेबसाइट के अंदर महारेगा। प्लान देने के बाद सेकेंड, उसका टाइम लिमिट मेंशन करना पड़ेगा, कितने टाइम के अंदर आप प्रोजेक्ट को रजिस्टर कर सकते हो। तो अभी ये नए चेंजेस आ चुके हैं। अब बच्चों में थोड़ा आपको प्रैक्टिकल भी सिखाता हूँ, क्योंकि थियोरेटिकल तो हर कोई सिखाता है, मैं थोड़ा आपको प्रैक्टिकल भी लेके जाता हूँ कि आपको थोड़ा सा फ़ायदा होगा। अब मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल आपको बताता हूँ। अगर आप वेबसाइट पर जाके सर्च करोगे महारेगा, ये देखिए महारेगा जैसे आ गया ना, तो ये पहला वेबसाइट है। हेलो, अब जैसे आप इसको देखोगे आगे जाओगे तो यहाँ पे आपको ना पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि आप कौन से प्रोजेक्ट इसमें रजिस्टर कर सकते हो, कौन से प्रोजेक्ट इसके अंडर आते हैं। तो यहाँ पे आपको पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो ये हर स्टेट वाइज अलग अलग बनाया जाएगा। देखिए यहाँ पे आप प्रोजेक्ट को भी सर्च कर सकते हो, कौन सा प्रोजेक्ट है, प्रोमोटर्स कौन है, ये भी आप चेक कर सकते हो। एजेंट बनना है तो यहाँ पे एजेंट को भी रजिस्टर करना पड़ता है। तो कितना ट्रांसपेरेंट हो चुका है, कितना सिस्टमेटिक हो चुका है, कितना प्रोफेशनलिज्म हो चुका है। एंड अगर आपको कंप्लेंट्स करना तो कंप्लेंट्स भी यहाँ पे चेक कर सकते हो, आप कंप्लेंट भी फाइल कर सकते हो एंड कंप्लेंट का स्टेटस चेक कर सकते हो, रजिस्टर्ड है अनरजिस्टर्ड है। आपका अगर एजेंट बनना है तो एजेंट को भी यहाँ पे, तो सब किसी को नहीं छोड़ा इन्होंने। तो कल जाके कोई एजेंट आपको फ्लैट बेचता है तो वो एजेंट भी इसके अंदर कवर किया गया है। फिर प्रोमोटर्स, प्रोजेक्ट, सब इन्फॉर्मेशन कर सकते हो। तो ये कितना प्रोफेशनलिज्म मेंटेन कर चुके हैं। तो इसी की ज़रूरत थी ये एक्ट पास करने के लिए। तो ऐसा आपका
आप नीचे इन्फॉर्मेशन में एग्जाम्पल भी दे सकते हो, www.mahaRERA.com, यहाँ जाके आप कंप्लेंट को भी रजिस्टर कर सकते हो। ऐसा प्रैक्टिकल अगर अपने एग्जाम में लिखा ना तो यू विल गेट अराउंड हाफ मार्क्स एक्स्ट्रा अदर देन अदर स्टूडेंट्स। तो जो बाकी स्टूडेंट है उससे आपको हाफ मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेगा, एंड यही हाफ मार्क आपको बाकी बच्चों से अलग दिखाएगा। तो ऐसा प्रैक्टिकल चीज़ आपको पढ़ना चाहिए, और आप कोई भी प्रोजेक्ट नंबर यहाँ पे डालिए, एंड कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है अभी, जिसको भी कंस्ट्रक्शन करना है या जिसको भी इसमें आना है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना क्या क्या पॉइंट्स पढ़े अपन ने साइलेंट फीचर्स में। फीचर्स का क्या है, रेगुलेशन किया जाएगा, महारेगा वेबसाइट है, ये बाकी स्टेट वाइज अलग होता है। रेगा है इसके अंदर, अगर इसको अपील करना है तो अपीलेट ट्रिब्यूनल भी है, इसको एक सेपरेट बैंक अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। CA में भी इसके अंदर प्रेजेंट कर सकता है, एडवोकेट भी आ सकता है। तो ये आपको यहाँ पे प्लान भी देना पड़ेगा, टाइम लिमिट भी देना पड़ेगा, कितने टाइम के अंदर आप प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना चाहते हो, तो ये सब इसके अंदर आ जाएगा। अब इसके एडवांटेजेस क्या बच्चों कि महारेगा आने की वजह से एडवांटेजेस क्या हुआ है, तो सबसे पहले फर्स्ट यहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। मतलब बहुत सारे फॉरेनर्स ने इंडिया में आके रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट किया है। क्यों? बिकॉज उनको पता है कि अभी यहाँ पे स्पीडी डिस्पोजेबल होता है, ट्रांसपेरेंसी है, प्रोफेशनलिज्म है, तो इसलिए अभी लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा FDI कर रहे हैं, लिटिगेशंस कम हो चुके हैं, ट्रांसपेरेंसी बढ़ चुकी है, एंड जो प्रोजेक्ट है वो टाइमली कंप्लीट होता है। तो ये इसका बेनिफिट हुआ है रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट आने की वजह से। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा कि रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट आने की वजह से आपको फ़ायदा क्या हुआ है, तो पहले FDI बढ़ चुका है, लिटिगेशन कम हो चुका है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ चुका है, एंड सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आपके जो प्रोजेक्ट है वो टाइमली कंप्लीट होता है। तो ये बेसिकली एडवांटेजेस होता है कि इसका रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट का होता है। अब मैं बात करूँ एग्जाम में कहीं ना कहीं यहाँ पे एक 5 मार्क का क्वेश्चन आता है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होता है। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आप कौन से गवर्नमेंट के पास जाओगे, तो मैं अगर कहूँ कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की डेफिनेशन अगर आई एग्जाम में, तो याद रखना अगर यूनियन टेरिटरी है तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है। मतलब फॉर एग्जाम्पल यूनियन टेरिटरी में फॉर एग्जाम्पल कोई बिल्डिंग का इशू है, कोई कंस्ट्रक्शन का इशू है, तो आपका मैटर किसके पास जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। इन केस अगर स्टेट है तो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। यूनियन टेरिटरी है पौंडीचेरी, तो उस केस में गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी, मतलब जहाँ पे वो गवर्नमेंट है, भाई BJP कांग्रेस जो भी है, उनके पास अब जाओगे। अगर इन केस ऑफ दिल्ली है तो दिल्ली के केस है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे मिनिस्ट्री के अंडर ये मैटर जाएगा। तो एग्जाम में कभी कभी 5 मार्क के क्वेश्चन आता है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मतलब क्या होता है। तो यूनियन टेरिटरी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट है तो स्टेट गवर्नमेंट, अगर यूनियन टेरिटरी पौंडीचेरी है तो वो गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी, जो गवर्नमेंट है वहाँ पे उसके पास आप जाओगे। इन केस ऑफ दिल्ली है तो दिल्ली के मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के पास आप जा सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली 4 पॉइंट्स आने चाहिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के लिए, 5 मार्क का एक क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अब ये जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो गवर्नमेंट जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले फर्स्ट अगर मैं जानूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो सबसे पहले फर्स्ट इनको जो अभी एक्ट पास किया ये 6 महीने के अंदर इंप्लीमेंट करना है। तो ऑलरेडी ये पास होकर बहुत टाइम हो चुका है, तो यहाँ पे ये एग्जाम में आने के चांसेस बहुत कम है, आ ही नहीं सकता ये। तो और दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको अथॉरिटी को एस्टेब्लिश करना, मतलब फॉर एग्जांपल अगर महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट है तो यहाँ पे महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इस एक्ट को इन्फोर्स करना है, एंड जिस दिन एक्ट पास होगा है उसके एक साल के अंदर इनको क्या करना है, रियल एस्टेट रेगुलेशन एपीलेट ट्रिब्यूनल को बनाना है, अथॉरिटी को एस्टेब्लिश करना है। बट ये ऑलरेडी अभी एस्टेब्लिश हो चुके हैं, ये ऑलरेडी काम लग चुके हैं, तो ये अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुका है और 1 साल उसको हो चुका है। तो इसी डेफिनेशन का फ़ायदा क्या था, डेफिनेशन का फ़ायदा यहाँ पे था कि कौन वहाँ पे ये अथॉरिटी को बनाएगा, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर यूनियन टेरिटरी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश करना चाहिए इसको, रियल एस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी को, उसके बाद एपीलेट ट्रिब्यूनल को। एंड बच्चों देखा जाए तो इसमें चेयरमैन भी होगा एंड मेंबर्स भी होगा एपीलेट ट्रिब्यूनल में। एंड ये कौन अपॉइंट करेगा? सिलेक्शन कमेटी होती है। तो जो भी चेयरमैन होते हैं रियल एस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी के या एपीलेट ट्रिब्यूनल के, इनके जो चेयरपर्सन होते हैं एंड मेंबर्स होते हैं, उसको अपॉइंट कौन करता है? सिलेक्शन कमेटी होती है, ठीक है। अब ये सिलेक्शन कमेटी ये रिकमेंड करती है 1 साल के अंदर इनको अपॉइंट करना सब चीज़ों को लेके। एंड उसके बाद बच्चों इसमें क्या लिखा है कि ऑल पार्टीज ऑल अलॉटमेंट ऑफ प्रीमाइसेस फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फिजिकल ऑफिसेज, सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल क्रिएट अ रियल एस्टेट रेगुलेशन फंड। तो ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की। तो क्या क्या 4-5 रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं बेसिक बताता हूँ, एग्जाम में आने के चांसेस बहुत कम है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि अगर एग्जाम में आया तो क्या क्या आप इसके अंदर लिख सकते हो। तो सबसे पहले फर्स्ट 1 साल के अंदर आपको रियल एस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी को बनाना है। सेकंड आपको एपीलेट ट्रिब्यूनल को बनाना है। थर्ड आपको प्रीमाइसेस को एस्टैब्लिश करना है। फोर्थ सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल को बनाना है। फिफ्थ रियल एस्टेट रेगुलेशन फंड को बनाना है। तो ये 5 पॉइंट्स अगर लिख देना तो भी सफिशिएंट है, बट आने के चांसेस कम है। आज तक कभी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, बट एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को ने उस पर क्वेश्चन आया था। अब बात करेंगे बच्चों रजिस्ट्रेशन ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट एंड एजेंट। मैंने आपको दिया था कि प्रोजेक्ट को आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, याद रखना। तो यहाँ पे क्या लिखा बच्चों,
all the projects are to be compulsory registered under the Real Estate Regulation Act. One of the condition for the registration is that all the approvals must have been received for the real estate project. तो आपको पूरा कंप्लायंस करना पड़ेगा, जो जो कंडीशन है, जो जो आपको परमिशन करना पड़ेगा, वो सब कुछ करना पड़ेगा. एंड कोई भी बुकिंग एडवांस में नहीं ले सकता विदाउट रजिस्ट्रेशन. तो कोई भी एडवांस पे बुकिंग नहीं कर सकता विदाउट रजिस्ट्रेशन, याद रखना. एंड जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने ऑलरेडी प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, यहाँ पर लिखा है द ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स विच हैड नॉट रिसीव्ड द कंप्लीशन सर्टिफिकेट ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दैट शेल ऑल्सो बी रजिस्टर्ड अंडर द रेगा विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दैट. अब कभी कभी ऐसा हुआ ना कि रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट 2016 में पास किया, एंड 16 में पास करने के बाद बट उसके पहले हमने बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था 2015 में. तो आपका कंस्ट्रक्शन पहले स्टार्ट हुआ है, एक्ट बाद में पास हुआ है. तो ऐसे टाइम पे आपके जिस दिन एक्ट पास हुआ उसके 3 महीने के अंदर आपको इस प्रोजेक्ट को रजिस्टर करना कंपलसरी है. बट ये अभी ऑलरेडी हो चुका है, सबने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, ठीक है. सेपरेट रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा आपको ईच पार्ट के लिए, मतलब जैसे आपका अपार्टमेंट ए है, बी है, सी है, तो सबको सेपरेट रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है. अब नेक्स्ट बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम है, 5 मार्क के लिए क्वेश्चन है 2025 जून अटेम्प्ट में. देखिए मैं आपको पहले क्वेश्चन मतलब पहले एक्सप्लेन करता हूँ, फिर अपन क्वेश्चन की तरफ जाएंगे. तो प्रोजेक्ट दैट आर एग्जाम्प्ट फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन. तो ऐसे कौन से प्रोजेक्ट है जो एग्जाम्प्ट है रजिस्ट्रेशन से? तो सबसे पहले फर्स्ट, अगर आपकी जो जगह है वो 500 स्क्वायर फीट से ज़्यादा नहीं है, 500 स्क्वायर फीट मीटर से ज़्यादा नहीं है, अगर आपकी जो जगह है लैंड है वो 500 स्क्वायर फीट से ज़्यादा नहीं है. एंड नंबर ऑफ अपार्टमेंट, जो नंबर ऑफ अपार्टमेंट है वो 8 से ज़्यादा नहीं है. तो जो आपकी अपार्टमेंट है वो 8 से ज़्यादा नहीं है, तो इसका मतलब आपको इसको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है. अपार्टमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों की, बेसिकली फॉर एग्जाम्पल आप अगर 8 फ्लोर की मंजिल है तो कोई इशू नहीं है, बट 8 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन कंपलसरी करना पड़ेगा आपको. और एग्जाम में कितने पॉइंट्स, इसमें सिर्फ 2 पॉइंट्स थे. अब मुझे बताओ ये 2 पॉइंट्स के लिए एग्जाम में आप अगर देखोगे तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, और कितने मार्क के पूछा वो भी आप देख लेना. अब बोले से इतना ईजी आता है, यस एग्जाम में इतना ईजी आता है. एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ कितना इजी है. और ये 5 मार्क के लिए, ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आए. और ये अभी का लेटेस्ट मतलब 2025 जून का ही पेपर है. आप 2025 जून का पेपर सॉल्व कर सकते हो. आइए देखिए क्या पूछा है, 5 मार्क का क्वेश्चन पूछा है. हाउसिंग स्कीम प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च बाय एबीसी लिमिटेड. एबीसी लिमिटेड ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, 2015 में लॉन्च किया. अब देखिए बच्चों ये प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया, 2015 में. एक्ट कब पास हुआ है, 2016 में एक्ट पास हुआ है. तो मतलब इनका जो मतलब प्रोजेक्ट है वो पहले ही स्टार्ट हुआ है एंड एक्ट बाद में पास हुआ है. तो कितने 3 महीने का टाइम इनके पास रजिस्ट्रेशन के लिए, जिस दिन एक्ट पास किया है. तो क्या लिखा है, विच इज स्टिल ऑन गोइंग एंड हैज़ नॉट रिसीव्ड अ कंप्लीशन सर्टिफिकेट. इनको अभी तक कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला है, मतलब अभी तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है. ऑन 15 एंड 1 मई मतलब 1 मई 2016 को रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट केम इनटू फोर्स. 1 मई 2016 को रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट फोर्स में आ गया. एबीसी लिमिटेड नाउ वांट्स टू रजिस्टर दिस प्रोजेक्ट विद द रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट अंडर द रेगा. Advise ABC Limited whether it can be registered in this project. Also state with project are exempt. तो पहले सबसे पहले फर्स्ट कि आपने पहले प्रोजेक्ट स्टार्ट किया बाद में एक्ट पास हुआ है, तो इस केस में 3 महीने का टाइम लिमिट है जो आप प्रोजेक्ट रजिस्टर कर सकते हो, कोई इशू नहीं है. एंड दूसरी चीज़ कौन से प्रोजेक्ट इसमें एग्जाम्प्ट है, तो अपन ने बताया 500 स्क्वायर फीट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. एंड तीसरा नंबर ऑफ अपार्टमेंट जो है वो 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. तो मुझे बताइए 5 मार्क का क्वेश्चन था, लास्ट ईयर आया था, अभी जून में 2025 जून में आया था. कितना ईजी क्वेश्चन था ये सुनो. अब बच्चे डर जाते हैं कि सर इतना डिफिकल्ट काहे का इतना डिफिकल्ट है, इससे इजी क्वेश्चन क्या ही बन सकता है, मुझे बताइए. चलिए तो अभी बात करेंगे ये सेम टू से मैंने बोला था कि आपको क्या करना है, 3 महीने के अंदर रजिस्टर करना है जिस दिन एक्ट पास हुआ. तो ये 1 मई को पास हुआ था ना एक्ट. क्वेश्चन में आप देखिए 1 मई को पास हुआ एक्ट, तो इमीडिएटली 1 मई से लेकर 3 महीने काउंट करना है. मई से 3 महीने काउंट करना है, जून जुलाई अगस्त. तो अगस्त के पहले आपको क्या करना है, इस प्रोजेक्ट को रजिस्टर करना है. 5 मार्क का क्वेश्चन आया था. अब नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, नेक्स्ट एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन. अब एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन क्या क्या देना पड़ेगा आपको, तो ये मतलब टाइम पास है, मतलब कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है. सबसे पहले फर्स्ट आपको डिटेल्स देना पड़ेगा, आपकी कंपनी की जो कंपनी इसका रजिस्ट्रेशन करना चाहती है उसका आपको डिटेल्स देना पड़ेगा. फिर सेकंड फोटोग्राफी देना पड़ेगा, प्रोमोटर का फोटोग्राफ वगैरह सब कुछ देना पड़ेगा. जो प्रोजेक्ट आप लॉन्च करने वाले हो या आपने जो लॉन्च किए होंगे लास्ट 5 साल में उसका भी आपको देना पड़ेगा. डेवलप किए, कंप्लीट ये अंडर गोइंग है, उसका भी आपको करंट स्टेटस बताना पड़ेगा कि जो प्रोमोटर है उसने 5 साल में कितने प्रोजेक्ट्स कंटिन्यू किए, कितने प्रोजेक्ट्स होल्डिंग पे हैं, कितने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं, ये आपको डिटेल्स देना पड़ेगा. एंड दूसरा जो कॉपी है बेसिकली आपकी अप्रूवल की, कमेंसमेंट ऑफ सर्टिफिकेट फ्रॉम द कम्पिटेंट अथॉरिटी. तो
तो आपको उसके साथ साथ कॉपी भी अटैच करना पड़ेगा। आपने कहीं से अगर परमिशन लिया होगा किसी ऑर्गेनाइजेशन का कि ये कंस्ट्रक्शन करने के लिए, जैसे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का हो सकता है या फॉर एग्जांपल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हो सकता है, तो उसका अगर कोई परमिशन लिया तो उसका भी आपको कॉपी अटैच करना पड़ेगा। जो आप प्लान करना चाहते हो, कितनी मंजिल इमारत बनाना चाहते हो, कितने फ्लैट्स बनाना चाहते हो, तो वो फैसिलिटीज़, प्लान, लेआउट, वाटर जो आप देना चाहते हो, वाटर फाइटिंग, फिर रिन्यूएबल एनर्जी, फिर एनर्जी, इमरजेंसी इवैक्यूएशन सर्विसेज, ये जो आप डिटेल्स देना चाहते हो सब कुछ, वो भी आपको यहाँ पे अटैच करना पड़ेगा। लोकेशन देना पड़ेगा, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दोनों देना पड़ेगा आपको लोकेशन का। उसके बाद आपको अलॉटमेंट लेटर देना पड़ेगा, एग्रीमेंट फॉर सेल कन्विंस डीड की कॉपी देना पड़ेगा, नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ अपार्टमेंट कितना है, कारपेट एरिया कितना है, बालकनी कितना है, वरांडा मतलब एंट्रेंस कितना बड़ा होगा। फिर उसके बाद 70% ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द अलॉटी विल बी केप्ट इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट। तो जो 70% अमाउंट आया है अलॉटी से, जिसको फ्लैट देने वाले हैं, वो अमाउंट आपको सेपरेट बैंक अकाउंट में मेंटेन करना पड़ेगा एंड वो यूटिलाइज करना पड़ेगा सिर्फ आपको प्रोजेक्ट कंप्लीशन के लिए। आप किसी और दूसरे चीज़ के लिए उसको यूज़ नहीं कर सकते। एंड प्रोमोटर शैल गेट हिज अकाउंट ऑडिटेड, एंड प्रोमोटर को अपना अकाउंट ऑडिट करना पड़ेगा कितने महीने के अंदर, विद इन 6 months ऑफ द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। जैसे 6 महीने खत्म होगा, उसके 6 महीने के अंदर आपको क्या करना है, ऑडिट करके लेना है कि आपने कितना पैसा यूटिलाइज किया, कितना प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है, ये सब कुछ आपको करना पड़ेगा। ये कब से करना पड़ेगा, विद इन 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। मतलब जिस दिन आपने स्टार्ट किया प्रोजेक्ट, मतलब ये बेसिकली बात करती है जिस दिन आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया, एंड ध्यान रखना प्रोजेक्ट स्टार्ट करते समय आपका जो भी पैसा आएगा अलॉटी से, वो आपको सेपरेट बैंक अकाउंट में मेंटेन करना है 70%। एंड जैसे जैसे प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा वैसे वैसे आप पैसे को यूटिलाइज कर सकते हैं। बट जैसे ही फाइनेंशियल खत्म होगा 31 मार्च को, तो उसके 6 महीने के अंदर जो प्रमोटर है उसको क्या करना पड़ेगा, ऑडिट फाइल करना पड़ेगा, ऑडिट रिपोर्ट फाइल करना पड़ेगी, आपने कितना पैसा यूज़ किया, कितना नहीं किया। ठीक है, नहीं 1 साल का टाइम लिमिट दिया जाएगा। जैसे जैसे किसके प्रोजेक्ट पहले ही स्टार्ट हुए, मतलब 2015 में किसी प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए बट एक्ट 2016 में पास हुआ है, तो ऐसे केसेस में उनको 1 साल का टाइम दिया जाएगा। तो 1 साल के अंदर आपको ये करना है। नेक्स्ट, विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन द रेरा शेल ग्रांट रजिस्ट्रेशन, लॉगिन आईडी, पासवर्ड एंड एक्सेसिंग द वेबसाइट ऑफ द अथॉरिटी। तो जैसे ही आपने क्या किया, रजिस्ट्रेशन कर दिया, अप्लाई कर दिया रजिस्ट्रेशन के लिए, 30 दिन के अंदर आपको आईडी, पासवर्ड सब कुछ मिल जाएगा, एक्सेस मिल जाएगा वेबसाइट का। या तो रिजेक्ट भी कर सकते हैं आपके एप्लीकेशन को, बट अपॉर्चुनिटी आप बीइंग हर्ड देना चाहिए, सुनना चाहिए। अगर कोई कम्युनिकेशन नहीं आता 30 दिन के अंदर, तो ये माना जाएगा कि आपका डीम टू बी एक्सेप्टेड माना जाएगा। ठीक है, एंड 7 दिन के अंदर आपको आईडी एंड पासवर्ड दिया जाएगा। तो करना क्या बच्चों, मैं आपको एक सिंपल चीज़ बताता हूँ। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले फर्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, नेम, एड्रेस, फोटो देना पड़ेगा प्रोमोटर्स का। प्रोमोटर्स के 5 साल में कितने प्रोजेक्ट्स गोइंग है, कितने कंप्लीट हो चुके हैं, कितने होल्डिंग पे है, तो ये आपको डिटेल्स देना पड़ेगा। उसके बाद अलॉटमेंट लेटर देना पड़ेगा, आपका जो प्रोजेक्ट का प्लान है वो देना पड़ेगा, डिज़ाइन देना पड़ेगा, उसका लेआउट देना पड़ेगा, आप फैसिलिटी क्या देना चाहते हो उसमें, पार्किंग फैसिलिटी, वाटर फैसिलिटी, उसके बाद आपका जो सोलर पैनल हो सकता है उसकी डिटेल्स सब कुछ देना पड़ेगा। एक सेपरेट बैंक अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा, 70% अमाउंट उस बैंक में मेंटेन करना पड़ेगा। एंड जैसे आपका फाइनेंशियल खत्म होगा 6 महीने के अंदर ऑडिट करके आपको रिपोर्ट देना पड़ेगा, एंड ये आपको इन्फोर्स करना पड़ेगा जिस दिन एक्ट पास किया उसके 1 साल के अंदर। एंड दूसरी चीज़, जैसे आपने एप्लीकेशन दे दिया उसके 30 दिन के अंदर आपको आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। अगर 30 दिन के अंदर आईडी पासवर्ड नहीं मिल गया तो वो डीम टू बी एक्सेप्टेड माना जाएगा। नेक्स्ट 7 दिन के अंदर आपको आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। मुझे लगता है क्या डिफिकल्टी इसमें याद करने के लिए, ऐसा अगर याद किया तो आपके हर पॉइंट्स रेडी हो जाएंगे। ठीक है, क्या आप जो आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया उसको आप एक्सटेंड कर सकते हो क्या? जैसे फॉर एग्जांपल कोई प्रोमोटर है, उसने स्टार्टिंग में बोला था कि मैं 1 साल में प्रोजेक्ट खत्म कर दूंगा। अब 1 साल में ख़त्म करना इम्पॉसिबल है, तो क्या वो इसको एक्सटेंड कर सकता है? यस, कर सकता है। अगर डिले हो चुका है कंप्लीशन में प्रोजेक्ट में, तो वो जो ड्यूरेशन है प्रोजेक्ट का वो एक्सटेंड कर सकता है। उनके कौन से ग्राउंड पे? फोर्स मेजोर, फोर्स मेजोर मतलब ड्यू टू वॉर, सिविल डिस्टर्बेंस, नेचुरल कैलेमिटी एंड अदर रीजंस। तो मेजोर मतलब क्या होता है, जो आपके विद इन हैंड में नहीं है, आपके कंट्रोल में नहीं है, ऐसे रीजंस जो आपके कंट्रोल में नहीं है, ऐसे रीजंस अगर हो सकते हैं तो उस केस में आप प्रोजेक्ट को एक्सटेंड कर सकते हो। तो उसमें क्या हो सकता है, सिविल डिस्टर्बेंस, नेचुरल कैलेमिटी, बारिश आ गया, सब कुछ आ गया, तो उसमें आपको एक्सटेंड कर सकते हैं। बट कितना मैक्सिमम कर सकते हैं? नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। तो मैक्स टू मैक्स आपको 1 साल का एक्सटेंशन मिल सकता है, बट उससे ज़्यादा आपको एक्सटेंशन नहीं मिल सकता बच्चों इस केस में। ठीक है, चले नेक्स्ट। क्या बच्चों आपका वो लाइसेंस कैंसिल कर सकता है? यस, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। क्या आपका लाइसेंस कैंसिल कर सकते हैं, रिवोकेशन कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। प्रोमोटर ने अगर कंप्लाई नहीं किया कंडीशंस का, तो वो फेल हो, मतलब उस केस में उसका लाइसेंस कैंसिल किया जाएगा। टर्म्स एंड कंडीशन जो दिया था रजिस्ट्रेशन के, वो कंप्लाई नहीं किया, अनफेयर प्रैक्टिस किए, झूठे वादे, झूठे कस्में दिए, तो जैसे ही उसने ऑर्डर पास किया, विद इन 30 days ऑफ पासिंग द ऑर्डर, रिवोकेशन नोटिस हैज़ टू बी गिवन टू प्रोमोटर्स एंड हिज रिप्रेजेंटेटिव आर टू बी कंसिडर। तो जिस दिन आपका लाइसेंस कैंसिल कर दिया उसी दिन 30 दिन के अंदर आपको नोटिस चला जाएगा कि आपका लाइसेंस कैंसिल हो चुका है।
तो कौन से बेसिस पे? एक तो आपने कंप्लाई नहीं किया प्रोविजन का, टर्म्स एंड कंडीशन का नहीं किया आपने कंप्लाई, या तो आपने फॉर एग्जाम्पल अनफेयर प्रैक्टिस की, तो उस केस में आपका लाइसेंस कैंसिल किया जाएगा, है ना। तो अगर ऐसा फॉर एग्जाम्पल रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट को ऐसा लगता है कि आपका लाइसेंस नहीं कैंसिल करना चाहिए, कुछ पनिशमेंट देना चाहिए, तो वैसा भी हो सकता है, तो वो आपको कुछ पनिशमेंट भी दे सकते हैं। आप बिजनेस कंटिन्यू कीजिए बट कुछ अमाउंट आप पैसा भरिए, ऐसा भी बोल सकते हैं। कॉन्सिक्वेंस क्या होगा सर, अगर आपका लाइसेंस कैंसिल कर दिया तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? तो सबसे पहले फर्स्ट, आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, मतलब आप कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं कर सकते, आपको डीवार किया जाएगा, आपको डिफॉल्टर लिस्ट में जाया जाएगा, एंड रिमेनिंग जो वर्क है वो आपकी अथॉरिटी के हिसाब से होगा, रेगा के हिसाब से होगा, आपके अकाउंट फ्रीज किए जाएंगे। तो ये बेसिकली कॉन्सिक्वेंस होते हैं। तो कभी एग्जाम में क्वेश्चन आए कि आप आपका अगर लाइसेंस कैंसिल हुआ है प्रोमोटर्स का, तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? तो पहला, आपको डिफॉल्टर लिस्ट में जाया जाएगा, आपको बैन किया जाएगा, आपके अकाउंट फ्रीज किए जाएंगे, एंड जो प्रोजेक्ट्स अभी ऑनगोइंग है वो रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से कंप्लीट किए जाएंगे। अनफेयर प्रैक्टिस मतलब क्या है? फॉल्स रिप्रेजेंट करना, एडवर्टाइजमेंट देना कि मैं आपको 400 स्क्वायर फुट दूंगा, फिर वैसा नहीं देना। उसके बाद जो लिस्ट ऑफ डिफॉल्टर्स है बेसिकली, उसके बाद ही स्टेट दैट ही हैज़ अ सर्टन अप्रूवल, उसने बोला कि मेरे पास बहुत सारे मैंने परमिशंस लिए एंड वो परमिशंस नहीं निकले, तो उस केस में भी आपको क्या माना जाएगा? अनफेयर प्रैक्टिस माना जाएगा। या फॉर एग्जाम्पल उसने फॉल्स रिप्रेजेंटेशन दिया, एडवर्टाइजमेंट दिया, प्रॉस्पेक्ट इशू किया, तो उस केस में भी क्या हो जाएगा? अनफेयर प्रैक्टिस माना जाएगा। तो एक तो फॉल्स रिप्रेजेंट करना, एडवर्टाइजमेंट करना, या फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि मैंने परमिशन लिया, उसके बाद बोलना कि परमिशन नहीं लिया है। पुणे में ऐसा हुआ था, कहीं एक एक नदी के बाजू में किसी ने कंस्ट्रक्शन है और बोला उसने कि मैंने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का परमिशन लिया, एनजीटी का, उनका परमिशन नहीं लिया था। उसके बाद एनजीटी ने एक्शन लिया, उस पूरे घर को तोड़ दिया, 35 होम्स थे जिनको तोड़ दिया, तो कितना बड़ा लॉस हुआ। तो इस केस में बिल्डर शुड गिव द अमाउंट टू द अथॉरिटी, क्योंकि इसमें बिल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसने फॉल्स अनफेयर प्रैक्टिस किया है। आपके यहाँ पे आपको अगर रियल इस्टेट एजेंट बनना है, पहले के टाइम पे रियल इस्टेट एजेंट का रजिस्ट्रेशन नहीं था, आप कंपलसरी है, क्या आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो? यस, जैसे मैजिक ब्रिक्स है, 99 एकर्स है, नो ब्रोकर्स है, तो बेसिकली इनको भी रजिस्टर करना पड़ेगा इसके अंडर। तो इनको सिंगल रजिस्ट्रेशन मिलता है, एक स्टेट के लिए या यूनियन टेरिटरी के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, एंड यार अपना एजेंट को मिलता है, एंड द रजिस्ट्रेशन हैज़ टू कोटेड, मतलब ये हर जगह पे उनको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर कोट करना पड़ता है कि ये मेरा एजेंट नंबर है। कल जाके कुछ भी हो तो एजेंट नंबर के बेसिस पे आपके ऊपर एक्शंस ले सकते हैं, और ये बेसिकली स्पेसिफिक पीरियड के लिए होता है, बाद में उसको रिन्यू करना पड़ता है, एंड ये आपका कैंसिल भी किया जा सकता है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देके आपको कैंसिल भी किया जाएगा, ठीक है। एंड अगर कोई कम्युनिकेशन नहीं आया रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से एप्लीकेशन फाइल करने के बाद, वो डीम टू बी एक्सेप्टेड माना जाएगा। तो अगर आपको एजेंट बनना है तो एप्लीकेशन दीजिए, एप्लीकेशन देने के बाद आपको चेक किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा, फिर आपका एक्सेप्ट किया जाएगा। अगर कोई कम्युनिकेशन नहीं आया एक्सेप्टेंस का या रिजेक्शन का, तो एक्सेप्टेंस माना जाएगा, एंड अगर रिजेक्शन करना है तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना चाहिए आपको, तभी ये एक्सेप्ट किया जाएगा। फंक्शन एंड ड्यूटीज़ क्या है प्रोमोटर्स का ड्यूटी क्या है? सबसे पहले फर्स्ट, कंप्लीट डिटेल्स देना चाहिए प्रोजेक्ट का, एडवर्टाइजमेंट अनफेयर नहीं होना चाहिए, जितने भी अप्रूवल से परमिशन लेना चाहिए, लॉगिन एंड आईडी पासवर्ड जो क्रिएट किया वो चेक करना चाहिए, वहाँ पे डिटेल ऑफ रजिस्ट्रेशन, स्टेटस ऑफ प्रोजेक्ट, क्वार्टर के डिटेल्स फाइल करना है, नंबर ऑफ कितने बुक्स हो चुके आपके फ्लैट्स, कितने अप्रूवल्स आपने पेंडिंग है, कितने अप्रूवल्स आपने लिए है, तो ये पूरा आपको वेबसाइट पर अपडेट करना पड़ेगा। तो जो आपको लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड मिलेगा ना, ये आपको सब कुछ यहाँ पे अपडेट करना पड़ेगा, कितने प्रोजेक्ट आपके कंप्लीट हुए, कितने पेंडिंग है, कितने परमिशंस मिले, कितने परमिशंस नहीं मिले, कितने फ्लैट बुक है, कितने नहीं हुए, सब कुछ आपको मेंशन करना पड़ेगा। एंड प्लस आपको कितने अपार्टमेंट आपने सेल किए है वेबसाइट पे, वो सब मेंटेन करना पड़ेगा, कितने अलॉटीज़ को दिया है, कितने फ्लैट्स बाकी है, सब कुछ आपको देना पड़ेगा। एंड नो मॉर्गेज ऑफ द अपार्टमेंट और द प्रॉपर्टी आफ्टर एजुकेशन एग्रीमेंट टू सेल, मतलब एक बार आपने प्रॉपर्टी बेच दी प्रोमोटर्स ने किसी अथॉरिटी को, उसके बाद उसके बेसिस पे आप कोई भी लोन या कोई भी आप उसके ऊपर उसको किसी और को ऐसे गिरवी नहीं रख सकते। तो प्रोमोटर ने एक बार आपका सेल कर दिया अथॉरिटीज़ को, तो उसके बाद उसके पास कोई राइट नहीं बनता उस प्रॉपर्टी के ऊपर लोन लेना है, मॉर्गेज लेना। तो ये ड्यूटीज़ होती है प्रोमोटर्स की। क्या क्या ड्यूटीज़ होती है? प्रोजेक्ट का डिटेल्स डालना, प्रोजेक्ट का स्टेटस डालना, रजिस्ट्रेशन का डिटेल्स डालना, क्वार्टर रिपोर्ट फाइल करना, कितने फ्लैट्स बुक हो चुके हैं, कितने अपार्टमेंट सेल हो चुके हैं, कितने पेंडिंग है, कितने परमिशंस लेना बाकी है, सब आपको मेंटेन करना पड़ेगा वेबसाइट पे जाके। प्रोमोटर्स का ऑब्लिगेशंस क्या है? प्रोमोटर्स का अगर इनकेस उसने इनकरेक्ट एडवर्टाइजमेंट किया, मतलब गलत एडवर्टाइजमेंट किया, तो उस केस में प्रोमोटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? तो सबसे पहले फर्स्ट उसने क्या करना चाहिए? कंपनसेट करना चाहिए बायर्स को, मतलब जो बायर्स उसको पैसा वापस देना चाहिए, एंड यार रखना बायर विड्रॉ भी कर सकता अपने प्रोजेक्ट्स को, एंड उसको रिफंड देना पड़ेगा। अगर फॉर एग्जाम्पल टू वर्सासिटी ऑफ प्रोस्पेक्टस, वर्सासिटी मतलब कुछ चेंजेस आए प्रोस्पेक्टस में, क्योंकि आपने बोला था मैं आपको 8 फ्लोर पे फ्लैट दूंगा, 9 फ्लोर पे फ्लैट दूंगा, बट आपने फर्स्ट फ्लोर पे फ्लैट दिया मुझे, तो इस केस में आपने वायलेशन किया कंडीशन का। तो इसका मतलब आपको जो बायर्स है वो आपका पैसा वापस विड्रॉ कर सकता है।
डिपॉजिट कितना ले सकते हो आप फ्लैट बुक करते समय? तो यार अपने जो आपको विदाउट एंट्री इनटू एग्रीमेंट, पहले तो आप कोई डिपॉजिट नहीं दोगे जब तक एग्रीमेंट नहीं करोगे। एग्रीमेंट करोगे तभी आप डिपॉजिट दोगे, वो भी कितना 10% आप दे सकते हो मैक्स टू मैक्स। कितना दे सकते हो? 10% है ना, आपको वो रजिस्टर करना पड़ेगा एग्रीमेंट टू सेल। तो यार ना कितने एडवांस आप दे सकते हो बुकिंग? पहले तो अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है, एग्रीमेंट टू सेल नहीं है, क्योंकि एग्रीमेंट पहले होता है सेल बाद में होता है, तो एग्रीमेंट टू सेल करना पड़ता है। तो एग्रीमेंट टू सेल के केस में 10% पहले आपको फीस देना पड़ेगा एडवांस, एंड फिर बाकी का बाद में दे सकते हैं, उसको रजिस्टर करना पड़ेगा। विदाउट एग्रीमेंट टू सेल आप डिपॉजिट नहीं दे सकते। ये एग्रीमेंट टू सेल में क्या होगा, उस प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल्स होंगी, अपार्टमेंट्स के बारे में डिटेल्स होंगी, इंटरनल एक्सटर्नल वर्क्स के बारे में डिटेल होंगी, पोजीशन कब मिलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, एंड पेमेंट कैसे होगा, ये डिटेल्स उसके अंदर आ जाएगी। फिर अपन बात करेंगे एडरेंस टू सेक्शन प्लान। जो सैंक्शन प्लान है, मतलब जो अप्रूव किया रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट ने, उसको ही आपको फॉलो करना है। तो यार है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने बोला था कि मैं 3 साल के अंदर प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दूंगा, एंड आपने ये प्रोजेक्ट डिटेल्स वेबसाइट पर डाल दिया है। 3 साल के अंदर ही आपको कंप्लीट करना है, याद रखना, जितना भी आप करना चाहते हो। बट इन केस अगर कोई छोटे मोटे चेंजेस है, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई चेंजेस करना है विदाउट द कंसेंट ऑफ अथॉरिटी, माइनर चेंजेस आप कर सकते हो। वो कौन वेरीफाई करेगा? आपका आर्किटेक्चर या इंजीनियर वो वेरीफाई कर सकता है माइनर चेंजेस। मतलब फॉर एग्जाम्पल पेंट जो कि आपको ब्लैक करना, व्हाइट करना, मेजर माइनर चेंजेस कर सकते हैं। बट अगर आपको पूरा प्लान का लेआउट चेंज करना है, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये 8 फ्लोर की मंजिल थी, अभी आपको 9 फ्लोर की मंजिल बनानी है, तो आपको ये मेजर प्लान ही चेंज करना है। तो उस केस में आपको जो अलर्टी है जिसने फ्लैट बुक किए थे, उनका 2/3 कंसेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि उनको भी पता होना चाहिए ना कि ये फ्लैट में चेंजेस होने वाले हैं। तो उस केस में उनकी परमिशन लेने पड़ेंगे। अगर वो परमिशन नहीं देंगे तो उनको पैसा वापस देना पड़ेगा, वो विड्रॉ भी कर सकते हैं। ठीक है। एंड दूसरी चीज़ बच्चों, अगर कोई फैमिली मेम्बर्स है एंड उन्होंने फैमिली मेम्बर्स ने एक ही फैमिली में से 2 लोगों ने फ्लैट बुक किया, तो उनको एक ही माना जाएगा, क्योंकि वो 1 अलर्टी माना जाएगा, 2 अलर्टी नहीं माना जाएगा। तो उस केस में उनका एक ही कंसेंट माना जाएगा, एक ही वोट माना जाएगा। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ये मीटिंग हुआ एंड मीटिंग में डिस्कस हुआ कि 10 लोग आए, उसमें से 2 लोग भाई बहन है, तो यहाँ पे 9 लोग माने जाएंगे, 9 लोग कंसिडर किए जाएंगे वोटिंग के लिए, 10 नहीं, क्योंकि ये दोनों एक ही है। तो यार ना, अगर कोई प्लान चेंज करना चाहता है, बिल्डर छोटा सा प्लान चेंज करना चाहता है, माइनर चेंजेस करना चाहता है, तो आप इंजीनियर या आर्किटेक्ट से परमिशन लीजिए, वेरीफाई कीजिए। अगर मेजर प्लान में चेंज करना चाहते हैं तो उस केस में 2/3 कंसेंट लीजिए। बट जो अलर्टी है, अगर वो फैमिली मेम्बर्स है तो वो एक ही कंसिडर किया जाएगा। अब नेक्स्ट होता है स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई डिफेक्ट्स आए, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने फ्लैट लिया, कोई बिल्डिंग लिया, कंस्ट्रक्शन किया, उसके बाद कोई भी उसमें डिफेक्ट्स आता है टिल 5 ईयर्स, तो उस केस में प्रोमोटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? प्रमोटर की। जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग ना बिल्डिंग परचेस करते हैं, उसमें पानी आ जाता है, कहीं ना कहीं क्रैक हो जाती है बिल्डिंग्स, तो ऐसे केस में 5 साल तक बिल्डर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप उसको फ़ोन कीजिए, वो बता दीजिए कि ऐसा हुआ है, तो उसने 30 दिन के अंदर वो डिफेक्ट करेक्ट करना चाहिए। अगर नहीं करेगा तो उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो पहले के टाइम पे ऐसा नहीं था। पहले के टाइम पे क्या होते थे, फ्लैट बनते थे, बेच दिए जाते थे, और उसमें कुछ बहुत सारे डिफेक्ट्स आते थे, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? वो रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रमोटर की नहीं थी पहले टाइम पे, वो ऐसे ही छोड़ देते थे। तो अभी के केस में अगर प्रमोटर ऐसा कोई फ्लैट बनाता है एंड उसमें कोई डिफेक्ट आता है, तो उस केस में अभी भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? बिल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है 5 साल तक। एंड वो 30 दिन के अंदर, जैसे जिस दिन आपने उसको इन्फॉर्म किया कि मेरे फ्लैट में ऐसा हुआ है 5 साल के अंदर, तो 30 दिन के अंदर उसने क्या करना चाहिए? उसको रेक्टिफाई करना चाहिए, उसको चेंज करना चाहिए। अगर नहीं करता तो उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा। ये होता है स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स। फिर बात करेंगे बच्चों, ऑब्लिगेशंस ऑफ ए प्रोमोटर विद द प्रोजेक्ट इज ट्रांसफर टू द अदर पार्टी। इन केस ऐसा हुआ कि आपने फ्लैट बनाया, कंस्ट्रक्शन किया, बट कुछ काम बाकी है, बट आपसे वो कंप्लीट नहीं हो गया है, आपको लगता है कि भी ये मैं कंप्लीट नहीं कर सकता, मेरे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, तो ये जो प्रोजेक्ट है मैं किसी और को ट्रांसफर करना चाहता हूँ कंप्लीट करने के लिए। तो ऐसे टाइम पे जो अलर्टीज़ है, जिसको आपने अलर्ट किया फ्लैट्स, उनका 2/3 कंसेंट लेना पड़ेगा। ठीक है। रिटर्न से परमिशन लेना पड़ेगा, रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से भी परमिशन लेना पड़ेगा। एंड इन दोनों का जब परमिशन आ जाएगा तभी आप असाइनमेंट कर सकते हो। किस दोनों का? सबसे फर्स्ट, अगर आपको आपका जो प्लान है, जो प्रोजेक्ट है, वो किसी और को ट्रांसफर करना है कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि आप कंप्लीट नहीं करना चाहते हो, आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है, तो ऐसे केस में आपको सबसे फर्स्ट जो आपका अलर्टी है उसका 2/3 कंसेंट लेना पड़ेगा, एंड प्लस जो रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट है उसका परमिशन लेना पड़ेगा। बट याद रखना बच्चों, जो वादे आपने किए थे प्रोमोटर्स ने कि 2 साल के अंदर फ्लैट कंप्लीट कर दूंगा, वही टर्म्स एंड कंडीशंस नए प्रोमोटर्स को लागू हो जाएंगे, मतलब एप्लीकेबल होंगे। ऐसा नहीं कि नया प्रोमोटर आएगा तो नए टर्म्स एंड कंडीशन, नहीं, सेम जो टर्म्स एंड कंडीशन थे वही उनको लागू होंगे, सेम टू सेम। बट इस केस में अगर अलर्टिस को लगता है कि हमें नहीं रहना इनके साथ, नहीं कंटिन्यू करना नए प्रोमोटर के साथ, वो वहाँ से विड्रॉ भी कर सकते हैं।
ठीक है, वहाँ पे भी विड्रॉ कर सकते हैं एंड अपना पैसा वापस कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल चीज़ है। तो अगर बिल्डर जो है, प्रोमोटर है, जो अपना प्रोजेक्ट किसी और को ट्रांसफर करना चाहता है कंप्लीशन के लिए, तो कर सकता है। 2/3 कंसेंट लीजिए अथॉरिटीज़ का, प्लस रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट का परमिशन लीजिए। बट अगर इन केस जो टाइम लिमिट आपने मेंशन किया था वही टाइम लिमिट उसको लागू हो जाएगा। तो अगर उस टाइम लिमिट में अगर आपका कंप्लीट नहीं होगा प्रोजेक्ट, तो उस केस में अथॉरिटी पैसा विड्रॉ कर सकता है, याद रखना। ट्रांसफर ऑफ टाइटल, तो देखिए बच्चों, सबसे फर्स्ट जैसे ही आपको प्रॉपर्टी मिल जाएगा, आपने पूरा पैसा दे दिया, तो उस केस में ट्रांसफ़र करना चाहिए। क्या करना चाहिए? टाइटल्स, मतलब उसके डॉक्यूमेंट्स आपको ट्रांसफ़र करना चाहिए। जब कंप्लीट हो जाएगा प्रोजेक्ट आपको दिया जाएगा। नो लोकल लॉ देन द अबोव ट्रांसफर शुड बी मेड, कितने दिन के अंदर? 3 महीने के अंदर आपको देना चाहिए। फ्रॉम द डेट ऑफ एक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, जिस दिन एक्यूपाई कर दिया अथॉरिटीज़ ने, तो 3 महीने के अंदर उसको क्या करना चाहिए? आपने डॉक्यूमेंट्स टाइटल जो है ट्रांसफ़र करना चाहिए। एंड कॉमन एरिया, मतलब जो सैंक्शन प्लान के अंदर जो कॉमन एरिया था वो भी ट्रांसफर करना चाहिए। नहीं तो कभी कभी क्या होता है ना, बिल्डर्स के पास ही होता है पार्किंग, कॉमन एरिया। तो जिस दिन आपको बिल्डिंग मिल गई, सोसाइटी को, सोसाइटी बन गई, तो वो जो पार्किंग एरिया होता है, जो कॉमन एरिया होता है, वो इमीडिएटली सोसाइटी को ट्रांसफर करना चाहिए 3 महीने के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट, हाउएवर देयर इज नो लोकल लॉ देन विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ गेटिंग द एक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, जिस दिन आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी किसी भी को, तो उसके 30 दिन के अंदर आपको क्या करना है? एक्यूपेंसी सर्टिफिकेट भी देना है कि ये जो प्रॉपर्टी आपने एक्यूपाई कर ली है, तो ये एक्यूपेंसी सर्टिफिकेट भी आपको इशू करना पड़ेगा। कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर करना पड़ेगा। ये सब आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट के अंडर। तो क्या करना का बच्चों, अगर ट्रांसफर करना टाइटल, तो 3 महीने के अंदर ट्रांसफर कर दीजिए, अगर कहीं लॉ में मेंशन नहीं किया तो। एंड जो सैंक्शन प्लान है, जो कॉमन प्लान है, वो भी सोसाइटी को आप ट्रांसफर कर दीजिए, क्योंकि बिल्डर का काम खत्म हो चुका है। अब ये सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको मेंटेन करना। ठीक है। आपको देखा ना, जो लोग सोसाइटी में रहते हैं उनके यहाँ पे मेंटेनेंस होता है, पार्किंग एरिया होता है, कॉमन एरिया होता है, तो वो पूरे सोसाइटी पैसा पे करता है, बिकॉज वो कॉमन एरिया है। तो बिल्डर्स के नाम पे होता है, क्योंकि वो कोई सिंगल इंसान नहीं खरीदता ना पार्किंग या कॉमन एरिया, वो तो सोसाइटी का होता है। तो उसके लिए बिल्डर्स क्या करता है? बिल्डर स्टार्टिंग में फ्लैट बेचता है। तो बिल्डर स्टार्टिंग में फ्लैट बेच देता है, तो जो कॉमन एरिया, जो पार्किंग होता है, बिल्डर के पास होता है। तो वो क्या करना चाहिए? जिस दिन वहाँ पे सब फ्लैट्स बेच दिए, तो उस टाइम पे एक्यूपेंसी सर्टिफिकेट देने का, कि ये फ्लैट पूरे मैं बेच चुका हूँ, इन्होंने एक्यूपाई कर लिया है, तो ये सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा। देन उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? ये जो कॉमन एरिया, पार्किंग एरिया, वो ट्रांसफर करना पड़ेगा सोसाइटी के नाम पे। ये कंपल्सरी बिल्डर को करना पड़ेगा 3 महीने के अंदर। अगर अमाउंट रिटर्न करना है, इन केस अगर लिखा है, तो वो जो एग्रीमेंट टू सेल है उसमें लिखा है, तो वो आपको अमाउंट वापस देना पड़ेगा। कोई फॉल्ट होता है या डिसकंटिन्यू करना चाहते हो, तो उस केस में आपको वापस देना पड़ेगा। अब यहाँ पे राइट्स एंड ड्यूटीज़ क्या है, मतलब जनरली अथॉरिटीज़ की एंड प्रोमोटर्स की। तो सबसे पहले फर्स्ट अपन जानेंगे कि अथॉरिटीज़, जो फ्लैट लेने वाला होता है, उसका राइट्स क्या है। सबसे पहले फर्स्ट उसके पास इन्फॉर्मेशन होना चाहिए उसके फ्लैट के बारे में। सेकेंड, उसको शेड्यूल पता होना चाहिए कि कब तक कंप्लीट होना चाहिए। तीसरा, वो पोजीशन को क्लेम भी कर सकता है। फोर्थ, अगर पोजीशन नहीं मिला तो कंपेंसेशन भी क्लेम कर सकता हो। तो ये 4 उसके पास राइट्स है। कौन से? इन्फॉर्मेशन मांग सकता है, कंप्लीशन के बारे में पूछ सकता है, पोजीशन ले सकता है, एंड कंपेंसेशन भी क्लेम कर सकता है। बट उसकी ड्यूटी क्या है? उसकी ड्यूटी ये है कि उसको पेमेंट भी करना पड़ेगा, टैक्सेस पे करने पड़ेंगे, उसके बाद सोसाइटी को फॉर्म करना पड़ेगा, एंड कन्विंस डिड भी उसको क्या करना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा। तो ये 4 चीज़ें उसको बनाना पड़ेंगे, उसकी ड्यूटी होती है। क्या क्या? पहले पेमेंट करना पड़ेगा, म्यूनसिपल टैक्स पे करना पड़ेगा उसको, उसके बाद एसोसिएशन ऑफ अथॉरिटी बनाना पड़ेगा, मतलब सोसाइटी बनाना पड़ेगा, एंड सोसाइटी बनने के बाद कन्विंस डिड करना पड़ेगा। ये सोसाइटी मिलकर डिसाइड करेगी इस एरिया को। समझे सभी को? अब बात करेंगे नेक्स्ट बच्चों, रियल एस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी, मतलब ये रेगा जो है बेसिक, इसमें कौन कौन होता है। अब रियल एस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी देखा जाए तो ये एक बॉडी कॉर्पोरेट है, मतलब ये परपेचुअल सक्सेशन है, मतलब ये चलता रहेगा। इंसान आएंगे जाएंगे, ये जिंदे ही रहेंगे, ये मरते नहीं है, क्योंकि ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये गवर्नमेंट बॉडी है। तो इसमें लोग चेंज होते हैं, ये हमेशा की रहेगी परपेचुअल सक्सेशन मतलब। तो इसमें कौन कौन होता है? एक चेयरपर्सन एंड 2 मेंबर्स होते हैं, जो कौन अपॉइंट करता है? स्टेट गवर्नमेंट। रिकमेंडेशन होता है सिलेक्शन कमेटी। अब इस सिलेक्शन कमेटी में कौन होता है बच्चों? बेसिकली चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होता है एंड हिज नॉमिनी, एंड सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग ऑफ स्टेट डिपार्टमेंट सेक्रेटरी होता है, एंड सेक्रेटरी ऑफ लॉ डिपार्टमेंट। तो बेसिकली ये कमेटी में 3 लोग होते हैं। कौन से? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, एंड सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, एंड तीसरा होता है सेक्रेटरी ऑफ लॉ डिपार्टमेंट। तो बेसिकली ये कमेटी में होते हैं। ठीक है। एंड चेयरपर्सन बेसिकली कितने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए? चेयरपर्सन को 20 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंड कोई दूसरा मेंबर, उसको कितने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए? 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है। तो यार ना, रियल एस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी जो है बेसिकली वो परपेचुअल सक्सेशन है, मतलब वो लॉन्ग टर्म तक चलेगी। इंसान आएंगे जाएंगे, वो कंटिन्यू रहेंगे। अब इनमें कितने लोग होते हैं? एक चेयरपर्सन, 2 मेंबर्स। इनको अपॉइंट करने के लिए कमेटी है। कमेटी में कौन होता है? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, फिर सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट हाउसिंग डिपार्टमेंट, देन लॉ डिपार्टमेंट। अब ये कमेटी में जो चेयरपर्सन होता है उसको 20 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, एंड मेंबर्स को 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कितने साल के लिए अपॉइंट कर सकते हो? 5 साल या 65 ईयर्स, विच इज अर्लियर। मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरा एज अगर 62 ईयर्स है तो मुझे 3 साल के लिए अपॉइंट किया जाएगा, बट मेरा एज अगर 58 ईयर्स है तो 5 साल के लिए अपॉइंट किया जाएगा।
तो 5 ईयर्स या 65 ईयर्स के लिए आप उनको अपॉइंट कर सकते हैं। अगर उनको रेजिग्नेशन देना है तो 3 महीने एडवांस नोटिस देना पड़ेगा और रिजाइन कर सकते हैं वो, ठीक है। एंड नेक्स्ट 3 महीने के अंदर आपको किसी और को अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा। अब बात करते हैं रिमूवल ऑफ चेयरपर्सन। क्या आप चेयरपर्सन को रिमूव कर सकते हो उसके पोजीशन से? यस कर सकते हैं। अगर वो भिखारी होगा, इंसॉल्वेंट हो गया, या मॉरल एप्टीट्यूड मतलब उसने गलत बिहेव कर दिया, या फिजिकली मेंटली इनकैपेबल हो गया, तो उस केस में उसको क्या किया जाएगा? उस केस में उसको रिमूव किया जाएगा चेयरपर्सन या मेंबर्स को। तो ये कौन करेगा? ऑर्डर कौन पास करेगा? जज ऑफ हाई कोर्ट भी कर सकता है, इन्फॉर्म कर सकता है कि भाई साहब हम आपको निकालना चाहते हैं। जो कमेटी में होता है ना जज ऑफ हाई कोर्ट, वो बेसिकली इसको निकाल सकता है। नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन क्या हो सकता है इनके ऊपर? ये कहीं भी जॉब नहीं कर सकते। जो चेयरपर्सन होते हैं ये कहीं भी जॉब नहीं कर सकते अगर ये रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट के साथ एसोसिएशन में है तो, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। फिर कोई दूसरा गवर्नमेंट के अंडर भी नहीं काम कर सकते, किसी और के मैटर में डील नहीं कर सकते। ये सिर्फ गवर्नमेंट के अंडर ही काम कर सकते हैं। इनको जो मैटर्स आएंगे उनको 60 डेज़ के अंदर डिस्पोज करना पड़ेगा। कितने दिन के अंदर? 60 डेज़ के अंदर। एंड 60 डेज़ के अंदर अगर डिस्पोज नहीं करते हो तो रिटर्न में नोटिस देना पड़ेगा कि आपने क्यों नहीं डिस्पोज किया मैटर्स को। तो कितने दिन के अंदर? 60 दिन के अंदर आपको मैटर्स को डिस्पोज करना पड़ेगा। तो अगर कहीं पे एग्जाम में क्वेश्चन आया रियल एस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी के बारे में, तो बहुत सिंपल। सबसे फर्स्ट ये परपेचुअल सक्सेशन है। इसमें कितने लोग होते हैं? एक चेयरपर्सन, 2 मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अब इनको अपॉइंटमेंट करने के लिए कमेटी होती है। कमेटी में कौन होता है? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, हाउसिंग डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी, लॉ डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी। चेयरपर्सन को 20 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, अदर मेंबर्स को 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। चेयरपर्सन को 5 साल या 65 ईयर्स के लिए अपॉइंट किया जाएगा। ये कहीं पे भी दूसरी जगह पे प्रैक्टिस नहीं कर सकते। इन्होंने 60 दिन के अंदर मैटर को डिस्पोज करना चाहिए। अगर ये कहीं पे दूसरी जगह प्रैक्टिस करते हैं या इंसॉल्वेंट होते हैं तो इनको रिमूव किया जाएगा इनकी पोजीशन से। कितना ईजी मुझे बताइए। अब नेक्स्ट होता है एडवोकेसी एंड अवेयरनेस। अब एडवोकेसी एंड अवेयरनेस का मतलब क्या होता है बच्चों? एडवोकेसी एंड अवेयरनेस का मतलब क्या होता है यहाँ पे? एडवोकेसी एंड अवेयरनेस का मतलब होता है कि फॉर एग्जाम्पल कल जाके सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को ज़रूरत है एडवाइस की, तो उस केस में स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट किसके पास जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जाएगा रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट के पास जाएगा, बोलेगा मुझे आपकी मदद चाहिए, आपका एडवाइस चाहिए। तो उस केस में रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट ने 60 दिन के अंदर एडवाइस करना चाहिए। क्या करना चाहिए? एडवाइस करना चाहिए। बट ये एडवाइस इट इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। तो कल जाके कुछ भी इशू हुआ तो गवर्नमेंट रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट के पास से जाके एडवाइस ले सकता है, बट इट इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट, ठीक है। रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट सिविल कोड माना जाएगा। क्यों सिविल कोड माना जाएगा? ये एग्जाम में 5 मार्क के क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट टिक मार्क करना। क्योंकि रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट को भी कोर्ट की जैसी पावर होता है। वो समन्स इशू कर सकता है कि हाजिर हो जाओ कोर्ट में, वो इम्पोज कर सकता है पेनल्टी, एग्जामिन कर सकता है डॉक्यूमेंट्स को, ऑर्डर कर सकता है सर्च एंड सीजर को, सीज भी कर सकता है डॉक्यूमेंट्स को, एक्सेप्ट भी कर सकता है, एप्लीकेशन रिजेक्ट भी कर सकता है। एंड ये सब पावर जो सिविल कोर्ट के पास होती है वैसी ही पावर रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट के पास होती है। सेम टू सेम पावर होती है। मुझे बताइए क्या डिफरेंस है? 5 मार्क का क्वेश्चन आता है बच्चों। रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर पास बाय द रेगा, मतलब 2 साल के अंदर जो ऑर्डर पास किया, अगर कोई मिस्टेक हुई है तो रेगा क्या कर सकता है? उसको रेक्टिफाई कर सकता है। मतलब अपनी गलती को रेक्टिफाई करने के लिए 2 साल का टाइम लिमिट दिया जाएगा कि 2 साल के अंदर वो रेक्टिफाई कर सकता है जिस दिन उन्होंने डिसीजन पास किया। अब यहाँ पे एक सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल भी होता है जो एडवाइस करेगा। अब इसका नाम ही क्या है? एडवाइजरी। तो ये सिर्फ एडवाइस करेगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा? ये एडवाइजरी काउंसिल को अपॉइंट करता है। इसमें कौन कौन होता है? मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग, जो मिनिस्टर होता है हाउसिंग डिपार्टमेंट का, वो मिनिस्टर क्या होगा? इसका चेयरपर्सन होगा। एंड इसमें कुछ मेंबर्स रेगा के होंगे, रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट के मेंबर्स होंगे, कुछ फाइनेंस अफेयर्स के मेंबर्स होंगे, कुछ हाउसिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के मेंबर होंगे, कोई मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से होगा, कोई नेशनल हाउसिंग बैंक से भी होगा। मैक्सिमम 10 मेंबर्स होते हैं। कितने मेंबर्स होते हैं? 10 मेंबर्स, जो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? कंज्यूमर्स, प्रोमोटर्स एंड लेबर्स एंड एनजीओ को। तो कितने लोग होते हैं टोटल? इसमें से 10 लोग हो सकते हैं। तो ये इस डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट से आते हैं। तो इनका काम होता है सिर्फ एडवाइस करना गवर्नमेंट को। सर फॉर एग्जाम्पल अगर रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट ने आपका ऑर्डर नहीं सुना तो उस केस में आपका मैटर किसके पास जाएगा? आपका मैटर जाएगा रियल एस्टेट रेगुलेशन एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास जाएगा, रेट के पास जाएगा। अब ये मैटर रेट के पास जाने के बाद, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट हो सकता है या सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकता है या कोई भी यूनियन टेरिटरी हो सकता है, उन्होंने अगर आपके अगेंस्ट डिसीजन पास किया तो उस केस में क्या होगा बच्चों? उस केस में विद इन 60 डेज, 60 दिन के अंदर आपको यहाँ पे आना है, इस अथॉरिटी के पास आना है। एंड जब आप इस अथॉरिटी के पास आओगे कोई भी डिसीजन के अगेंस्ट, तो जो प्रोमोटर होगा उसको 30% पेनल्टी या 100% ऑफ द कंपनसेशन टू पे पेड टू द अथॉरिटी और बोथ, मतलब डिपॉजिट देना पड़ेगा। आप ये डिपॉजिट का मतलब क्या? मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट है जो स्टेट का, जैसे महाराष्ट्र स्टेट है, तो जो महारेगा है महाराष्ट्र का, उन्होंने डिसीजन पास किया प्रोमोटर के अगेंस्ट। एंड प्रोमोटर को बोला कि आपको पेनल्टी है 30 लाख रुपए। आप प्रोमोटर्स को पेनल्टी कितना? 30 लाख रुपए। एंड उन्होंने क्या बोला कि 10 लाख रुपए आप वापस दीजिए अथॉरिटीज़ को। तो जो अथॉरिटीज़ का पैसा उसको वापस दीजिए 10 लाख।
अब प्रोमोटर को लगता है कि गलत डिसीजन पास किया है, तो प्रोमोटर इसके अगेंस्ट कहाँ पे जाएगा, एपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जाएगा। तो प्रोमोटर जब एपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जाएगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, जो पेनल्टी है 30 लाख का, उसका 30% डिपॉजिट देना पड़ेगा। 30% मतलब कितना, 30 लाख का, वो होगा 9 लाख रुपये आपका। वो 9 लाख रुपये या तो 100% ऑफ कंपनसेशन, तो आपको जो अलर्टी उसको कितना पैसा देना पड़ेगा, 30 लाख रुपये वापस देना है। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, ये दोनों में से कोई भी एक आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। 30% ऑफ योर पेनल्टी या तो 100% ऑफ अलर्टीज, ये पैसा आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा कोर्ट में, तभी जाके आपका अपील जो है वो एक्सेप्ट किया जाएगा। एंड जिस दिन आपने अपील किया 60 दिन के अंदर, नेक्स्ट 60 दिन के अंदर आपके मैटर को डिस्पोज किया जाएगा। नहीं किया तो रीजन बताना पड़ेगा। समझा आपको। तो क्या करना पड़ेगा, देखिए सबसे पहले फर्स्ट, कोई भी इंसान को कोई फ्लैट लिया, कोई इशू हुआ, तो कोई फ्लैट लिया, कोई इशू हुआ, तो आप रेगा के पास जाइए। रेगा सिविल कोर्ट की तरह काम करता है। अगर उन्होंने डिसीजन पास किया एंड आपको पसंद नहीं है, 60 दिन के अंदर आप जाइए रियल एस्टेट एपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जाइए, एंड ये नेक्स्ट 60 दिन के अंदर डिस्पोज करेगा। नहीं किया नेक्स्ट 60 दिन के अंदर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ता है क्यों नहीं किया। एंड जब आप अपील करने जाओगे, अगर प्रोमोटर से अपील करते हैं, यहाँ पे प्रोमोटर से बहुत पैसा हो जाता है, तो उस केस में प्रोमोटर को 30% पेनल्टी या तो 100% अलॉटी का पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा। कहाँ पे, एपीलेट ट्रिब्यूनल में डिपॉजिट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या होता है, कौन होता है एपीलेट ट्रिब्यूनल में, एपीलेट ट्रिब्यूनल में एक चेयरपर्सन होता है, एक टेक्निकल मेंबर होता है, एक जुडिशियल मेंबर होता है, मतलब 3 लोग होते हैं, एक चेयरपर्सन, एक टेक्निकल मेंबर, एक जुडिशियल मेंबर। अब जुडिशियल मेंबर कौन होता है बच्चों, बेसिकली जुडिशियल मतलब लॉ वाला, तो ये हाई कोर्ट का जज भी हो सकता है, या फॉर एग्जाम्पल कोई जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई एडवोकेट हो सकता है जिसने 20 साल का एक्सपीरियंस है उसके पास। या तो कौन हो सकता है, पहला कोई भी हाई कोर्ट का जज हो सकता है, एडवोकेट जिसको 20 साल का एक्सपीरियंस है, या तीसरा किसने भी जुडिशियली ऑफिस में काम किया है, तो उसमें 15 साल का एक्सपीरियंस होना है, जैसे CS या CA में भी हो सकता है। तो एपीलेट ट्रिब्यूनल में कितने लोग होते हैं, 3, पहला चेयरपर्सन, एक टेक्निकल पर्सन, एंड दूसरा होता है जुडिशियल पर्सन। जुडिशियल मेंबर मतलब कौन होता है, हाईकोर्ट का जज भी हो सकता है, एक एडवोकेट हो सकता है जिसने 20 साल का काम किया, या तो फॉर एग्जाम्पल कोई CS या CA में हो सकता है जिसने 15 साल का काम किया। तो ये होता है, ठीक है। तो ये अगर रियल एस्टेट रेगुलेशन एपीलेट ट्रिब्यूनल नहीं सुना आपका, तो आप सीधा कहाँ जा सकते हो, हाईकोर्ट के पास जा सकते हो। कितने दिन के अंदर, 60 दिन के अंदर हाईकोर्ट के पास जा सकते हो। बट उसी केस में सेम, अगर यहाँ पे देखिए कितने दिन के अंदर जाना है आपको, 60 दिन के अंदर हाईकोर्ट के पास जाना है। पेनल्टी कितना हो सकता है अगर आपने नॉन कंप्लायंस किया, तो जो प्रोजेक्ट है ना आपका, प्रोजेक्ट जो कॉस्ट है उसका 10% आपको पेनल्टी हो सकता है, एंड एडिशनल 10% भी हो सकता है, एंड 3 साल का सज़ा भी हो सकता है। तो अगर आपने फॉर एग्जाम्पल रजिस्ट्रेशन नहीं किया प्रोजेक्ट का, तो आपको 10% फाइन देना पड़ेगा, एंड अगर पर्सनल और एडिशनल 10% देना पड़ेगा अगर आपने नॉन कंप्लाई किया तो, एंड प्लस 3 साल के लिए आपको सज़ा भी हो सकती है एडिशनल। मतलब अगर आपने कंटिन्यू किया उसके बाद भी आप सुधरे नहीं है, तो और 10% एंड प्लस और 3 साल आपको जेल में जाना पड़ेगा, दोनों भी हो सकता है अगर आपने कंप्लाई नहीं किया तो, रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेक्ट नहीं किया तो। जो प्रोजेक्ट है ना, आपने रेगा के अंडर रजिस्टर नहीं किया, आपने वेबसाइट पे जाके रजिस्टर नहीं किया आपका प्रोजेक्ट, तो उस केस में 3 साल की सज़ा आपकी हो सकती है, 10% फाइन हो सकता है, कंटिन्यू किया तो और 10% हो सकता है, ठीक है। एंड जो बेसिकली देखा जाए तो अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ भी आपने अगर फॉल्स एडवर्टाइजमेंट किया, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी, तो 5% पेनल्टी है, प्रोजेक्ट की 5%। तो यार एग्जाम में कभी भी ये पेनल्टी के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो 10%, 3 ईयर्स, एडिशनल 10% डिफॉल्ट कंटिन्यू, एंड इन केस अगर आपने फॉर इन्फॉर्मेशन गलत दी तो 5% ऑफ द प्रोजेक्ट। अब ये सब पेनल्टीज दी है बच्चों, यहाँ पे सब मैक्सिमम पेनल्टी दी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एक्ट का वायलेशन किया तो 5% पेनल्टी है। अगर एजेंट ने रजिस्टर नहीं किया, तो एजेंट ने अगर रजिस्टर नहीं किया ना फिर भी काम कर रहा है, तो 10,000 एवरी डे उसको देना पड़ेगा, विच मेक्स टू 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, या अपार्टमेंट जो सोल्ड किया उसने, तो 10,000 पर डे, या तो 5% जो फ्लैट सेल किया ना आपने जितना अमाउंट का, बीइंग अ एजेंट, तो उसका 5% जितने का सोल्ड किया है, तो वो भी आपको उतना फाइन हो सकता है, ठीक है। एंड अगर कोई नॉन कंप्लायंस करता है प्रोमोटर, तो 3 साल की सज़ा। ये तो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया, तो वापस पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये एक एजेंट का पढ़ लेना, एजेंट के एग्जाम में पूछते हैं। फॉल्स इन्फॉर्मेशन का पढ़ लेना 5%, एंड बाकी का कुछ नहीं है। बाकी यहाँ पे आप बोल सकते हो कि CS क्या कर सकता है, तो यहाँ पे PCS जो है बेसिकली वो रिप्रेजेंट कर सकता है रेगा के अंडर, रजिस्ट्रेशन कर सकता है, उसके बाद टैक्सेशन भी देख सकता है, एंड डॉक्यूमेंटेशन भी कर सकता है। तो ये इसके मेन काम होते हैं। तो पेनल्टी से पढ़ लेना, यहाँ पे पेनल्टी किसकी पढ़ लेना, प्रोमोटर की पेनल्टी 10% और 3 ईयर्स, एजेंट की पेनल्टी, एंड आप बस इतना पढ़ सकते हैं। इन केस अगर फॉर एग्जाम्पल आपने कंप्लाई नहीं किया प्रोविजन का, तो 5% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट, तो ये होगा इतना पेनल्टी। तो ये चैप्टर था 5 मार्क के लिए। तो मुझे इसमें क्या है, कितना डिफिकल्ट है, कितना इजी चैप्टर है, कितने मिनट में मैंने रिवाइज कर दिया आपको। तो अगर आप ऐसा रिवाइज करोगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा इसका, रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट का। इसके बाहर एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ये 4 बुक अच्छे से पढ़ लेना,
चार्ट बुक मैंने जितना भी डिटेल में दिया है इसको अच्छे से कर लेना, एकदम डीप में कर लेना। मैंने क्वेश्चंस भी दिखा दिया आपको, 2025 में कौन सा पेपर आया था उसमें इंट्रोडक्शन ऑब्जेक्ट मैंने पूरा आपको याद करके दिया है, फीचर्स पढ़ के जाना, फिर एग्जामिशन कौन से, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन सा है ये पढ़ के जाना, एंड इसके पॉइंट्स बना लेना, कौन से प्रोजेक्ट एग्जाम है वो भी कर लेना। अगर कोई प्रोजेक्ट है जो पहले स्टार्ट हुआ एंड बाद में एक्ट पास हुआ तो 3 महीने के अंदर आपको रजिस्टर करना है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक्सटेंशन हो सकता है प्रोजेक्ट को, यस एक्सटेंशन मिल सकता है, अगर कोई रीजन से जो आपके कंट्रोल में नहीं है तो 1 साल का मैक्सिमम एक्सटेंशन मिल सकता है। आपका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, यस लाइसेंस कैंसिल हो सकता है आपको, बट कभी भी लाइसेंस कैंसिल करने की जगह आपको पेनल्टी भी दी जाएगी, एंड उसके बाद आपको बैन किया जाएगा, डिफ़ॉल्टर लिस्ट में जाएगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं वो भी मैंने बता दिया आपको। देन एजेंट को भी रजिस्टर करना पड़ता है, ड्यूटीज़ क्या आपकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, सब कुछ कंप्लाई करना, ये आपकी ड्यूटी में। एग्रीमेंट टू सेल बनाना, एडवांस कितना दे सकते हो, 10% एडवांस दे सकते हो, बट अगर प्रॉस्पेक्टस में कोई चेंजेस आ गए तो अलर्टी अपना पैसा विड्रॉ कर सकता है वहाँ से। डिपॉजिट आप 10% दे सकते हो मैक्सिमम, अकाउंट सेपरेट अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा आपको, बस सैंक्शन प्लान को फॉलो करना पड़ेगा, अगर सैंक्शन प्लान को फॉलो नहीं करते हो तो 2/3 कंसर्न लेना पड़ेगा अलर्टी से, एंड रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट से भी परमिशन लेना पड़ेगा। एंड स्ट्रक्चर चेंजेस करना चाहते हो, छोटा चेंजेस करना चाहते हो तो इंजीनियर आर्किटेक्ट से चेंजेस परमिशन ले लीजिए, बट अगर मेजर चेंजेस करना चाहते हो तो अलर्टीज के 2/3 कंसेंट एंड प्लस रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट की कंसर्न लेने पड़ेंगे। टाइटल आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा 3 महीने के अंदर, जो पार्किंग एरिया कॉमन एरिया वो भी आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा, एंड इनकेस अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता तो ट्रांसफर करना पड़ेगा किसी और को। नया प्रोजेक्ट बनाने वाला ढूंढना चाहते हो तो ढूंढ सकते हो, बट उसी सेम टाइम के अंदर आपको नए प्रोमोटर्स को कंप्लीट करना पड़ेगा, एंड प्रोमोटर्स अगर चेंज होगा तो अलर्टी अपना पैसा भी उठा सकता है, उनके पास भी राइट होना चाहिए। रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट अथॉरिटी जो होती है उस अथॉरिटी के अंडर कौन कौन होता है, एक चेयरपर्सन 2 मेंबर्स होते हैं, वो एक चेयरपर्सन को 20 साल का एक्सपीरियंस होता है, मेंबर्स को 15 साल का एक्सपीरियंस होता है, उनको अपॉइंटमेंट करने के लिए सिलेक्शन कमेटी होता है, उस सिलेक्शन कमेटी में हाई कोर्ट ऑफ जजेस होते हैं, एंड सेक्रेटरी होता है लॉ डिपार्टमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट का, 5 साल या 65 ईयर्स के लिए अपॉइंट किया जाता है। उनको निकाल सकते हैं, यस इंसॉल्वेंट हो गया निकाल सकते हैं। एडवोकेसी क्या होता है, कल जाके स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को कभी एडवाइस की जरूरत पड़ी रियल एस्टेट रेगुलेशन मैटर में तो रेगा के पास जा सकता है, रेगा अथॉरिटी 60 दिन के अंदर उनको एडवाइस कर सकता है। रेगा के अंडर सिविल कोर्ट की सेम पावर होती है, समन्स इशू करना, डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करना, सीज करना, सर्च करना, ये सब पावर्स होती है। उसके बाद सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल भी होती है, ये एडवाइस करती है, इसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, मैक्सिमम 10 मेंबर्स होते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के मेंबर होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं। फिर एपीलेट ट्रिब्यूनल होता है, एपीलेट ट्रिब्यूनल अगेन एक चेयरपर्सन, एक टेक्निकल मेंबर एंड एक जुडिशियल मेंबर होता है, ये अपन ने पढ़ा। और ये जो जुडिशियल मेंबर होता है ये हाई कोर्ट का जज हो सकता है या एडवोकेट हो सकता है, 20 साल का प्रैक्टिस किया, या तो फॉर एग्जाम्पल 15 साल का एक्सपीरियंस सी में भी हो सकता है, या एडवोकेट भी हो सकता है। 60 दिन के अंदर मैटर डिस्पोज करना है, एंड अगर अपील फाइल करना है तो उस केस में 30% ऑफ डिपॉजिट की जो 30% पेनल्टी की डिपॉजिट करना पड़ेगा, या तो 100% अलॉटी का पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा अपील फाइल करने के लिए। पेनल्टी कितने, अगर प्रोमोटर्स की बात करूँ तो 10% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट, और 3 ईयर्स कंटिन्यू करेगा तो और एडिशनल 10% होगा। एजेंट के लिए 10,000 पर डे होगा, एंड विच में एक्सटेंड टू 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द जो प्रोजेक्ट उसने सोल्ड किया फ्लैट उसका 5%। तो ये बेसिक था रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट। तो मुझे पता है इसके बाहर क्या एग्जाम में आ सकता है, कुछ भी नहीं है, और एग्जाम में यही क्वेश्चन आए। एग्जाम्शन क्या है, पहले प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है बाद में एक्ट पास हुआ है, ये क्वेश्चन पूछे। ड्यूटीज़ क्या है, एग्जाम्शन क्या है, और रियल एस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी में कौन कौन आता है, एपीलेट ट्रिब्यूनल में कौन कौन आता है, अपॉइंटमेंट कौन करता है, सिलेक्शन कमेटी कौन होता है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होता है, यही एग्जाम के बाहर कुछ नहीं है। क्या इतना इजी एग्जाम देते हो आप लोग, और टेंशन नहीं होता कि CS बहुत डिफिकल्ट कोर्स है। किसने बोला CS डिफिकल्ट कोर्स है, इतना ईजी सिलेबस, इससे और क्या चाहिए आपको, इतने पॉइंट्स बना के लिख के जाना है बस, यही तो आपका स्टडी है। मैं बोला ना, टीचर वो है जो आपके माइंड को डेवलप करे, जो 3 घंटे आंसर लिखने के लिए डेवलप करे। टीचर वो नहीं कि जो आपको पढ़ाए भाई साहब, सब पढ़ाते सब पास नहीं होते। जो टीचर आपको बताएगा कि एग्जाम में लिखना कैसे है, उस 3 घंटे में वो 300 पेजेस को कन्वर्ट कैसे करना है, जैसे मैंने ये 10 पेज का चैप्टर को 3 पेजेस में कन्वर्ट किया, ये आपका माइंड सोच होना चाहिए, ये आपकी सोच होनी चाहिए। ये बहुत ईजी होता है, मैं जैसे 50% वाला बंदा अगर क्रैक कर सकता है एग्जाम, तो आप क्यों नहीं। इट्स वेरी ईजी एग्जाम, जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ, जब बिलीव इन योर सेल्फ कि आप कर सकते हो। और ये पढ़ने के बाद कोई भी क्वेश्चन देखिए आप लास्ट साल का, आप 100% लिख पाओगे, सब कुछ कवर कर पाओगे, गारंटी है मेरी। अगर कोई भी डाउट हो तो आप बिंदास पूछिए मुझे, बट मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, दैट इज श्योर। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। अभी नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए कमेंट बॉक्स में बता देना, अपन नेक्स्ट वीडियोस बनाएंगे। बाय बाय, टेक केयर। अगर आंसर राइटिंग चाहिए तो वो भी बता देना, और ठीक है, बाय।